स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल डीडी पाठशाला घर घर की पाठशाला में। तो ड्यू टू सम रीजंस मैं आप लोगों का क्लास रेगुलर नहीं ले पाया, बट आज से आप लोगों का क्लास रेगुलर होगा। और आज जो क्लास आप लोग का होने वाला है वो है आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम जैक एंड सीबीएसई, ये दोनों के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, जितने भी सवाल आज आप लोग को कराए जा रहे हैं ये सवाल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। तो बिल्कुल आप फुल कंसंट्रेशन के साथ जुड़ेंगे मेरे साथ। और इसके बाद भी 3-4 पार्ट और आएगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। ठीक है, तो ये आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज फ्रेंच अफ्रेड ऑफ गोइंग टू द स्कूल दैट डे? फ्रेंच उस दिन स्कूल जाने से क्यों डर रहा था? तो देखिए, फ्रेंच वाज लेट फॉर द स्कूल दैट डे एंड ही वाज अफ्रेड बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द लेसन ऑन पार्टिसिपल गिवन बाय एम हेमल। फ्रेंच जो है उस दिन स्कूल भी लेट से निकला था और एम हेमल ने उसको होमवर्क दिया हुआ था पार्टिसिपल पे, जो कि वो नहीं किया था। और एम हेमल क्या बोले थे? दैट कि वो जो है टेस्ट लेने वाले हैं। और एम हेमल जब बोल दिए कि टेस्ट लेना है उनको, लेकिन जो फ्रेंच है ही डिड नॉट इवन नो द फर्स्ट लेटर ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का पहला अक्षर भी उसको नहीं आता था, तो वो टेस्ट देगा कैसे? इसलिए उसको डर लग रहा था उस दिन स्कूल जाने में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द अनयूजुअल थिंग्स दैट फ्रेंच नोटिस दैट डे? क्या क्या अनयूजुअल चीजें हुई थी उस दिन जो कि फ्रेंच ने नोटिस किया था स्कूल में? क्या अनयूजुअल चीजें हुई थी? जनरली देखिए यहां पे दिया हुआ है, देयर वर मेनी अनयूजुअल थिंग्स दैट फ्रेंच नोटिस दैट डे। बहुत सारी अनयूजुअल चीजें उस दिन नोटिस किया था। सबसे पहला कि जनरली स्कूल में बहुत सारा हल्ला गुल्ला होता है, उस दिन बिल्कुल स्कूल शांत था, एज इफ मानो कि वो संडे हो उस दिन। देयर वर नो साउंड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, रीडिंग ऑफ यूनिसन, रैपिंग ऑफ लूरर, बस्लिंग साउंड। बच्चे जो हल्ला गुल्ला करते थे, यूनिसन में पढ़ते थे, एक साथ रीडिंग करना, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे कॉफ और कबूतर, खौ से खरगोश, ऐसे करके, तो बच्चे साथ में पढ़ते थे, उसका आवाज नहीं आ रहा था। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क का आवाज नहीं आ रहा था। जो टीचर रूलर को रैप करते थे उसका आवाज नहीं आ रहा था। सब कुछ बिल्कुल शांत था उस दिन। उसके बाद बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत सारे लोग भीड़ लगा के खड़े थे, ये भी अनयूजुअल था। कुछ विलेजर्स लोग आए हुए थे और बैठे हुए थे लास्ट बेंच में, वो लास्ट बेंच जो यूजुअली खाली रहता था। तो ये सब चीजें उस दिन अनयूजुअल नोटिस किया फ्रेंच। और यहाँ पे देखिए स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है बाबू, ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पे विलेजर्स होगा। ठीक है, क्या होगा? विलेजर्स। देखिए यहाँ पे आप लोग का विलेजर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ द लास्ट लेसन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थीम क्या है लास्ट लेसन का। तो लास्ट लेसन में क्या चीज दिखाया गया है? लास्ट लेसन में क्या हुआ था? जर्मन लैंग्वेज को इंपोज किया जा रहा था फ्रेंच लैंग्वेज के ओवर पे। तो यहां पे देखिए बोल रहा है द इंपॉर्टेंस ऑफ द मदर टंग, कल्चरल हेरिटेज एंड द नेशनलिज्म टुवर्ड्स कंट्री आर द सेंट्रल थीम ऑफ द लास्ट लेसन। अपने कंट्री के प्रति जो आपका नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद की भावना है, अपने कल्चर के प्रति, अपने ट्रेडिशन के प्रति, अपने मदर टंग के प्रति, इस सब के प्रति जो वो लोग का जो इमोशन था उसको इसमें दिखाया गया कि हाउ देयर शो देयर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देयर लैंग्वेज एंड देयर नेशन। और इसमें एक ह्यूमन टेंडेंसी को दिखाया गया जिसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब डिले करना। देखिए यहां पे लिखा गया है, हियर ए ह्यूमन टेंडेंसी प्रोक्रेस्टिनेशन इज आल्सो शोन थ्रू द कैरेक्टर ऑफ फ्रेंच, द पीपल एंड द फ्रेंच आर शोन रिग्रेटिंग, रिपेंटिंग, अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ देयर लैंग्वेज। वहां के जो लोग थे और जो फ्रेंच था, ये लोग दोनों पछताता है, ये सभी पछता रहे हैं। क्यों?
क्योंकि जब समय था दे हैव नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ देयर लैंग्वेज, वो लोग अपने लैंग्वेज का वैल्यू नहीं किए और नहीं समझे, इसलिए अब वो पछता रहे हैं कि दूसरा लैंग्वेज आकर के उन लोगों पे इंपोज कर दिया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। क्या थंडर क्लैप था जो उस पे गिरा था? थंडर क्लैप का मतलब होता है बिजली के जैसा गिरना। किसके जैसा गिरना? बिजली के जैसा गिरना। क्या बिजली के जैसा गिरा था उस पे, फ्रेंच पे? जब फ्रेंच को यह पता चला कि आज के बाद हम लोग को, फ्रेंच को जब यह पता चलता है कि आज के बाद हम लोग अपने लैंग्वेज में बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, एंड दिस विल बी द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, तो वो उस पर एकदम थंडर क्लैप के जैसा गिरा, एकदम बिजली के जैसा गिरा। देखिए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर्स टू द मोमेंट व्हेन एम हेमल अनाउंस करते हैं कि एक ऑर्डर आया है बर्लिन से कि अल्सेक और लॉरेन के जितने भी स्कूल है उसमें जर्मन पढ़ाया जाएगा और किसी को भी अलाउड नहीं है कि वो ना ही पढ़ सकता ना ही लिख सकता है फ्रेंच में। और उस दिन के बाद कुछ और नेक्स्ट डे जो है एक जर्मन टीचर आएंगे और वो लोग को लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। तो ये जब उसको पता चलता तो ये अनाउंसमेंट उसके लिए कैसा प्रतीत होता है? जस्ट लाइक ए थंडर क्लैप, कि मानो उस पर कोई बिजली गिर गया हो। ठीक है, और वो बहुत शॉक्ड में रहता है इस न्यूज को सुन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन दैट डे। बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था? बर्लिन से यही ऑर्डर आया था कि आज के बाद से अल्सेक और लॉरेन के जितने भी स्कूल है उसमें जर्मन पढ़ाया जाएगा, किसी को भी अलाउड नहीं है कि वो फ्रेंच बोल सकता है ना लिख सकता है। और इसका क्या इंपैक्ट हुआ? यूजुअली वहां पर हल्ला गुल्ला होता था, रीडिंग ऑफ यूनिसन ऑफ साउंड होता था, रूलर का साउंड होता था, लेकिन उस दिन सब कुछ शांत था। आवाज जो है सड़क तक सुनाई देता था, लेकिन उस दिन इतना शांत था मानो उस दिन संडे हो। कुछ विलेज पीपल जो है उस दिन आए हुए तो क्या करने के लिए? टू शो देयर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देयर लैंग्वेज एंड द टीचर। गांव के कुछ लोग आए हुए थे जो लास्ट बेंच में बैठे थे और वो ये दिखा रहे थे कि अपने नेशन के प्रति ग्रेटिट्यूड कैसे शो किया जाता है, अपने टीचर के प्रति ग्रेटिट्यूड कैसे शो किया जाता है, और उस टीचर के लिए जो कि 40 साल से अपना एकदम फेथफुल सर्विस वहां पे दे रहे थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द आयरनी इन साहिब्स नेम। ये देखिए किस चैप्टर का है? लॉस्ट स्प्रिंग का। साहिब के नेम में क्या आयरनी है? तो साहिब का पूरा नाम क्या था? साहिब आलम। साहिब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। देखिए, नाम है ब्रह्मांड का स्वामी और काम क्या करता है? रैग पिकिंग। क्या ये सही है? नहीं। तो यही तो आयरनी है। आयरनी जब भी बोल दे तो समझ लिए जो काम है बिल्कुल उसके अपोजिट। जैसे हम अगर बोल देते हैं कि द फायर स्टेशन गेट बर्न्ड, फायर स्टेशन में ही आग लग गया। अगर फायर स्टेशन में आग लग गया तो आग बुझाएगा कौन? चोरे घर में चोरी होगा तो चुराएगा कौन? तो ये होता है आयरनी। तो आयरनी क्या है? इसका नाम में देखिए आयरनी है कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है। क्या है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है। लेकिन रियलिटी क्या है? कॉन्ट्रास्ट क्या है? कि वो रैग पिकर है और वो सस्टेन करता है क्या चीज पे? रैग पिकिंग पे। उसका पूरा जीवन किस पे चल रहा है? यही चुनना बिछना और गार्बेज के हिप में पूरा उसका जीवन जो है वो एकदम पैथेटिक गुजर रहा है। तो क्या अगर आप लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स रहेंगे तो आपका लाइफ ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं। तो यही आयरनी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट डज द नरेटर व्हाई डज द नरेटर से दैट द स्टील कैनिस्टर सीम्स मोर हेवियर देन द प्लास्टिक बैग। नरेटर ऐसा क्यों कहते हैं कि जो स्टील कैनिस्टर है वो ज्यादा भारी लग रहा है देन द बैग जो वो कैरी किया करता था? तो इसका एक ही रीजन है कि जो स्टील कैनिस्टर आज वो कैरी कर रहा है वो बिलोंग करता है टू समवन एल्स, लेकिन जो अर्लियर वो अपने शोल्डर पे जो बैग कैरी करता था वो उसका खुद का हुआ करता था। पहले जो वो काम करता था वो केयर फ्री होकर के काम करता था, अब जो काम करता है वो केयरलेस होकर के काम नहीं कर पाता है। अब वो अपना केयर फ्री लुक खो चुका है, अब उसको बर्डन्ड कर दिया गया है, अब उसको बाउंड कर दिया गया, वो बंदिश में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहा है। तो पहले जो करता था ही वॉज हिज ओन मास्टर, लेकिन अब वो अपना खुद का मालिक नहीं है, ही वॉज वर्किंग फॉर समबडी एल्स। ठीक है, तो यही चीज यहां पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर साहिब और साहिब के फैमिली का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था रैग पिकिंग के लिए अलग अलग? साहिब के लिए और साहिब के फैमिली के लिए रैग पिकिंग अलग अलग था। अकॉर्डिंग टू साहिब रैग पिकिंग क्या था? टू फाइंड समथिंग दैट इज रैप्ड इन वंडर, कुछ ऐसे चीज को ढूंढना जो कि हर बार उसको कुछ ना कुछ नया मिलता था। अभी ढूंढा तो सिल्वर मिला, दूसरी बार ढूंढा मिला तो कुछ और मिला, तो हर बार जब वो कुछ चीज ढूंढता तो उसको अजूबा लगता था, तो उसके लिए वो एक एक्साइटमेंट से भरा काम था। लेकिन उसके फैमिली के लिए इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, इट इज देयर मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। जस्टिफाई कीजिए इस स्टेटमेंट को। अभी हम लोग तुरंत पढ़े कि साहेब अब अपना खुद का मास्टर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पहले जो वो काम करता था
वो खुद का मालिक हुआ करता था, लेकिन अब वो खुद का मालिक है नहीं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाइड दैट साहिब इज नॉट वर्किंग, साहिब इज नाउ वर्किंग होगा, यहाँ पे नॉट वर्किंग प्रिंट मिस्टेक है बाबू, यहाँ पे नाउ होगा, क्या होगा, इज नाउ। साहिब इज नाउ वर्किंग एट द टी स्टॉल, नाउ ही फील्स बर्डन एंड बाउंड, द स्टील कैनिस्टर ही होल्ड्स सीम हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही यूज्ड टू कैरी, जो कि प्लास्टिक बैग उठाया करता था, बहुत हल्का लगता था उसको। द बैग ही यूज्ड टू कैरी वाज हिज ओन, जो बैग वो उठाता था उसका खुद का था, लेकिन अब जो कैनिस्टर उठा रहा है वो किसका है, उस शॉप ओनर का है जिस शॉप में वो काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के क्या हैजर्ड्स है, क्या क्या नुकसान है। तो देखिए ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के क्या नुकसान है, तो जो भी लोग यहाँ पे ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसके बहुत सारे नुकसान है। खास करके जब यंग चिल्ड्रन, महिलाएं जब काम कर रही तो वो कैसे जगह पे काम कर रही है, एक डिंगी सेल में, एक छोटा सा कमरा है जहां पे एयर तक अच्छे से नहीं आ रहा है, पूरा हॉट टेम्परेचर है, वहां पे फर्नेस के सामने काम करना पड़ रहा है विदाउट एनी प्रॉपर किट, बहुत दिक्कत है। और वो लोग को अक्सर यंग एज में अपने आंखों को खोना पड़ता, वाई, क्योंकि आंखों में क्या होता था, डस्ट पार्टिकल्स चला जाता है ग्लास कटिंग वाला, तो जिसके कारण उन लोग का आंख भी खराब हो जाता है। और क्या है प्रॉब्लम्स, यंग एज में उन लोग का आंख जाने का और रीजन क्या, उसका आंख जो है वो मोर एडजस्ट हो जाता है इन नाइट रेदर देन इन डे लाइट। वो लोग डिम रोशनी में इतना काम करते हैं कि उसका आंख ज्यादा एडजस्ट हो जाता है अंधेरे में, और रोशनी में उसका आंख उतना एडजस्ट नहीं कर पाता। तो ये सब प्रॉब्लम्स है जिसके कारण ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करना मुश्किल है उन लोगों के लिए। और देखिए मुकेश और साहिब के एटीट्यूड में क्या अंतर है, मुकेश और साहिब के एटीट्यूड में क्या अंतर है। साहिब जो है वो एक्सेप्ट कर लेता उस सिचुएशन को और होप करता है कि वो उस सिचुएशन को नहीं बदल सकता है, वो गरीब है, गरीब ही रहेगा, एंड ही हैव टू वर्क, ही कांट ब्रेक द लिनिएज ऑफ द पॉवर्टी, वो उस गरीबी की लिनिएज को नहीं तोड़ सकता। लेकिन मुकेश डेयर करता है, जिद करता है, इंसिस्ट करता है दैट ही विल बिकम ए मोटर मैकेनिक, कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा और वो इसी लिनिएज को तोड़ देगा। और इसके लिए वो डेयर क्या करता है कि वो अपना फैमिली बिजनेस को छोड़ करके कुछ नया करने को ट्राई करता है, जो कि मुकेश के एटीट्यूड में शो नहीं होता है। ठीक है, चलिए आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं आप लोग, चलिए। और अगर आप लोगों को पीडीएफ की जरूरत होगी तो आप लोग बस क्या करना, आप लोग कमेंट कर देना, आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट फोर्सेस द पीपल ऑफ फिरोजाबाद टू बी इन द सेम पैथेटिक कंडीशन ऑफ पॉवर्टी। ऐसी क्या चीजें थी जो कि फिरोजाबाद के लोगों को फोर्स करती थी उसी दयनीय अवस्था में रहने के लिए, पैथेटिक कंडीशन में रहने के लिए। जो साहूकार थे, जो मिडिल मैन थे, जो पुलिस मैन थे, ये लोग षड्यंत्र रचते थे कि वो लोग गरीबी में ही रहे। क्यों, ब्यूरोक्रेट्स, जो कीपर्स ऑफ लॉ है, पॉलिटिशियंस है, ये लोग एक विशियस सर्कल में इसको फंसा, मतलब एक ऐसे जाल में फंसा है, एक जहरीले जाल में, जिससे कि वो चाह के भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। और अगर कुछ यंग बच्चे वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, यंग गेट देमसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, तो उन लोग को जेल ले जाया जाता है, घसीटा जाता है, पनिश किया जाता है। तो ये सब उन लोग के साथ होता था। तो दैट्स व्हाई वो लोग क्या करते थे, आगे नहीं बढ़ पाते, तो वो उसी पॉवर्टी में ग्राइंड होते रहते थे, पिसते रहते थे। जो बिजनेसमैन होते थे बड़े बड़े, वो लोग इन लोग को हेल्पलेस करके छोड़ देता था, एकदम लाचार कर देता था, बेबस कर देता था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है, व्हाई डज एनिस जंग से दैट द बेंगल मेकर्स आर कॉट इन विशियस ट्रैप। एनिस जंग क्यों बोलती है कि ये लोग जो है एक विशियस सर्कल में फंस चुके हैं, कैसे, तो यही कारण है, तो इसका भी आंसर सेम ही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, इन व्हाट सेंस गार्बेज इज गोल्ड टू द रैग पिकर। गार्बेज जो है रैग पिकर के लिए गोल्ड क्यों है। देखिए कोई भी चीज आपके लिए वैल्यूएबल तब होता है जब उस चीज से आपको बेनिफिट हो। ठीक है, तो यहां पे वही है, फॉर रैग पिकर्स इन सीमापुरी गार्बेज इज गोल्ड, इट इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी। सीमापुरी में अगर आप रह रहे तो मतलब आप रैग पिकिंग ही कीजिएगा। क्यों, क्योंकि रैग पिकिंग इज द ओनली वे टू अर्न मनी वहां पे। ठीक है, और जैसे वो लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिक, पेपर, मेटल्स और जितने भी डिस्कार्डेड आइटम्स है, डिस्कार्डेड का मतलब होता है छोड़े हुए चीज, जितने भी डिस्कार्डेड आइटम्स है
उसको बेचते थे और अपना डेली ब्रेड कमाते थे, शेल्टर मिलता था, और हर चीज जो कि वर्थलेस है सोसाइटी के लिए हर वो चीज जो कि बेकार है वो उनके लिए क्या है, वैल्यूबल है, वो उनके लिए क्या है, वैल्यूबल है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई गार्बेज इज गोल्ड फॉर देम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? ऐसा क्या चीज है जो कि सिटी ऑफ फिरोजाबाद को फेमस करता है? हम लोगों को पता है सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज नोन फॉर द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज ग्लोबली फेमस फॉर द सिटी ऑफ बैंगल्स, और ये हब है इंडिया के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का। इट इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट क्वालिटीज एंड कलर्स ऑफ बैंगल्स अराउंड द कंट्री। पूरे कंट्री में बहुत टाइप का बैंगल्स बनता है, और वो कहां से ये लोग प्रोड्यूस करते हैं? फिरोजाबाद से। और मास ऑफ द पीपल, मैक्सिमम पीपल जो फिरोजाबाद के वो इसमें इंप्लॉयड है, इसमें काम कर रहे हैं और इंडल्ज इस इंडस्ट्री में फॉर देयर लाइवलीहुड। जीवन निर्वाह इसी से हो रहा है उन लोगों का। कैसे? इसमें काम कर रहे, इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रहा, पैसा कमा रहे, अपना जीवन चला रहे हैं ये लोग। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। All we have to fear is fear itself, says Roosevelt. Explain the statement. What is the message of the lesson Deep Water? ये जो स्टेटमेंट है, all we have to fear is fear itself, says Roosevelt. रूजवेल्ट जो है ये स्टेटमेंट क्या देते हैं? हम लोग all we have to fear is fear itself. What is the message of this line, this lesson Deep Water? ये क्या बता रहे हैं? रूजवेल्ट क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? देखिए, तो द मेन मैसेज ऑफ द डीप वाटर इज दैट देयर इज अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। डर कब है? जब आप लोग डर से डरिएगा वही तो डरना है। डर से डरिएगा तो ही डरना है, अगर डर से ही नहीं डरिएगा तो डरना क्यों है? ठीक है, चलिए, तो यही बात यहां पे बोला जा रहा। द मेन मैसेज ऑफ द डीप वाटर इज दैट टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, इन डेथ देयर इज पीस। डेथ में तो पीस है, लेकिन हम लोग मृत्यु से ही डरते हैं। मृत्यु में डर नहीं है, डर में ही मृत्यु है। यही चीज रूजवेल्ट बोलते हैं। And we can easily overcome and defeat the fear just by our own determination. और हम लोग किसी भी तरह के डर से बाहर आ सकते हैं just by our own determination, our will power. इस चैप्टर में विलियम डगलस जो है ओवरकम करते हैं, बाहर निकलते किस चीज से? एवर्सन ऑफ वाटर से, वाटर के डर से। यहाँ पे एवर्सन का मतलब होता है फियर। एवर्सन का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ वाटर। एवर्सन का मतलब हो जाता है फियर। तो फियर ऑफ वाटर से वो बाहर निकलते हैं और अपने आप को एक परफेक्ट स्विमर बनाते हैं बाय हिज विल पावर। तो हम थीम भी पढ़े हैं हम लोग इसका थीम क्या होगा? ट्रम्प ओवर फियर बाय द विल पावर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्या मिस एडवेंचर होता है विलियम डगलस के साथ YMCA पुल में? YMCA पुल जो था उसमें विलियम डगलस के साथ क्या मिस एडवेंचर होता है? क्या दुर्घटना हो जाती है? तो हम लोग को पता है, वन डे विलियम डगलस वेंट अलोन टू द पुल। एक दिन दोपहर में वो अकेले पुल पे गए थे। ठीक है, एंड नोबडी वाज देयर, कोई भी वहां पे नहीं था। एंड ही वाज वेटिंग फॉर समवन टू कम, क्योंकि उसको अकेले वहां पे डर लग रहा था जाने में। तो दैट्स व्हाई वो डिसाइड करते कि वेट करेंगे। एंड देयर केम ए मस्कुलर बॉय एंड पिक्ड हिम अप एंड टॉस्ड हिम इन द डीप साइड ऑफ द पुल। एक मस्कुलर बॉय आता है, एकदम हट्टा कट्ठा लंबा चौड़ा आता है, उसको उठा करके फेंक देता है पानी में। किस साइड में? जिस साइड 9 फीट डीप था। और वो ग्रेजुअली एकदम ड्राउन होने लगता है, डूबने लगता है। और ये जो इंसिडेंट होता है उसके मन में बहुत ज्यादा डर को बैठा देता है। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाई डिड विलियम डगलस डिटरमाइन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? विलियम डगलस जो है फियर ऑफ वाटर से बाहर क्यों निकलना चाहते थे? क्योंकि जब से उनके मन में इस बात का डर बैठा था पानी से, तो वो अपने फेवरेट कामों को नहीं कर पा रहे थे। तो ड्यू टू फियर ऑफ वाटर ही वाज अनेबल टू डू व्हाट ही लव्ड द मोस्ट। इट ruined हिज फिशिंग ट्रिप। उसका फिशिंग ट्रिप बर्बाद हो गया। वो बोटिंग नहीं कर सकते थे, कैनोइंग नहीं कर सकते, स्विमिंग नहीं कर सकते थे। इसलिए वो चाहते थे, ही डिड एवरीथिंग, उसे सब कुछ किया वाटर का फियर से ओवरकम करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। दैट्स व्हाई वो एक इंस्ट्रक्टर को भी हायर करते हैं, सो दैट ही कैन एंजॉय एवरीथिंग व्हाट ही लव्स द मोस्ट। ठीक है, ताकि वो हर वो चीज कर सके जो उनको बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19। हाउ डिड विलियम डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कंकर्ड हिज फियर? विलियम डगलस कैसे श्योर करते हैं अपने आप को, कैसे अपने आप को अश्योरेंस देते हैं कि वो जो है फियर ऑफ वाटर पे जीत पा चुके हैं? कैसे? हाउ?
ठीक है, कैसे करते हैं? तो देखिए, सबसे पहला कि जब वो स्विमिंग करना सीख चुके थे पुल में, लेकिन उनको डर लगता था जब भी वो अकेले तैरते थे। तो जब स्विमिंग पूल में वो कर सक रहे तो उनको लग रहा था कि कहीं और हम जा करके तैर सकते हैं कि नहीं। तो वो लेक में जाते हैं तैरने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम, विलियम डगलस लर्न स्विमिंग एंड मेड हिमसेल्फ ए स्विमर, बट उसको अभी भी डर लगता था स्विमिंग करने में अलोन। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि उनका ओल्ड टेरर है वो वापस आ जाता था। तो वो एक अश्योरेंस चाहते थे, एक विश्वास चाहते थे दैट ही वाज फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ वाटर। तो वो कहाँ चले जाते हैं? लेक वेंटवर्थ में जाते हैं और वहां तैरते हैं 2 माइल। उसके बाद वो डिफरेंट मूव्स को भी ट्राई करते हैं, अलग अलग तरीका का बैक फ्लिप करते हैं, पीछे से तैरना, आगे से तैरना, सब करते हैं और कंफर्म करते हैं कि वो तैर सकते हैं विदाउट एनी टेरर इन द वाटर। और इस तरीके से फाइनली वो क्या करते हैं? इस डर पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो हम लोग बोलते हैं ना, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह है वहां राह है। तो यहां पे भी वही चीज है, अगर आप लोग चाह लोगे तो आप लोग कर लोगे, और मुझे विश्वास है कि आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डिड विलियम डगलस डिसाइड टू डू व्हेन ही वाज ड्राउनिंग इन स्विमिंग पूल? जब विलियम डगलस पानी में डूब रहे थे तो वो क्या डिसाइड किए? सोचे क्या करेंगे हम। जब वो डूब रहे थे वो डिसाइड किए कि जैसे ही उनका पैर जो है स्विमिंग पूल के बॉटम को टच करेगा, वो अपना फुल फोर्स को लगाएंगे और ऊपर उठने का कोशिश करेंगे एंड पॉप आउट लाइक ए कॉर्क, और एक कॉर्क के जैसा ऊपर निकल जाएंगे। आफ्टर दैट वो अपने बॉडी को रेस्ट में छोड़ेंगे और कोने में जाकर के पकड़ करके उठ जाएंगे। ऐसा वो प्लान किया था। लेकिन क्या हर एक प्लान बनाया हुआ चीज सक्सेसफुल होता है? नहीं। वैसा ही विलियम डगलस के साथ भी होने वाला है। वो भी बहुत बार ट्राई करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। तो वाइल विलियम डगलस वाज ड्राउनिंग, ड्राउन का मतलब होता है डूबना, ड्राउनिंग इनटू द पूल, एट फर्स्ट उसको बहुत ज्यादा डर लगा। देन he planned to apply all his force when he would touch the bottom and push himself upward to the surface just like a cork. Then he would lay on the surface, उसके बाद पैडल करेंगे और एज ऑफ द पूल में पहुंच जाएगी। ये उसका प्लान था। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डिड विलियम डगलस एवर्सन ऑफ वाटर बिगिन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम डगलस का जो एवर्सन ऑफ वाटर है, मतलब पानी से जो डर है, वो कैसे शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, व्हेन ही वाज जस्ट 3 और 4 इयर्स ओल्ड, जब वो केवल 3 या 4 साल का था, हिज फादर टुक हिम टू द कैलिफोर्निया बीच, उसको कैलिफोर्निया के बीच पे लेकर गए थे। और वहां से क्या होता है, एक बड़ा सा वेव आता है और उसको नॉकडाउन कर देता है, गिरा देता है, उसके ऊपर से चला जाता है। उसको ऐसा लगता है कि वो जो वेव है इतना स्ट्रांग है कि वो उसको बरी कर देगा, उस वहीं पे दफन कर देगा। तो उसके दिल में इतना ज्यादा डर बैठ जाता है कि तभी से उसके मन में एवर्सन ऑफ वाटर आ जाता है, बहुत ज्यादा डर जाता है। तो वही लिखा हुआ है, व्हेन विलियम डगलस वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड, हिज फादर टुक हिम टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया। दे वर सर्फिंग, वो लोग सर्फिंग कर रहे थे, सीशोर में पानी से खेल रहे थे। सडनली एक जायंट स्ट्रांग वेव आता है, उसको नॉकडाउन कर देता है। वेव ऑलमोस्ट उसको बरी कर देता है और उसके ऊपर से गुजर जाता है। ये इंसिडेंट इतना डीप टेरर उसके हार्ट में क्रिएट करता है कि वेव जो है वो कितना ओवर पावरिंग है, वो उस पर कितना ज्यादा पावर है कि वो उसको मतलब लेटा दिया। उसका बहुत ज्यादा डर आ गया, मतलब इतना ज्यादा कि उसके बाद से वो तैरना छोड़ दिया, पानी में जाना छोड़ दिया। लेकिन बाद में जब YMCA पुल खुलता है उसके घर के बगल में, तो वो सोचता है कि जाकर के एक अपॉर्चुनिटी हम सीख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डिड इंस्ट्रक्टर मेक डगलस ए गुड स्विमर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, कितने मार्क्स के? 3 मार्क्स के। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपके 5 मार्क्स में भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो विलियम डगलस एक गुड स्विमर कैसे बना इंस्ट्रक्टर की मदद से, ये देखिए। तो इंस्ट्रक्टर क्या करता है, उसको बहुत सारा प्रोसेस से बहुत सारा मेथड्स उसको सिखाता है। तो सबसे पहले ही सेड विलियम डगलस टू प्रैक्टिस 5 days इन ए वीक फॉर 1 hour डेली। 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करना है पानी में। दूसरा, वो उसको बांध दिए रस्सी से, बेल्ट लगा करके कमर पे, और ओवरहेड से एक केबल पार करता है और वो तैरता है और वो रस्सी उसके कमर पे यहाँ पे लगा हुआ रहता है। He made Douglas move back and forth while holding the end of the rope tied on his back। और उसको बोलते हैं क्या कि बैक एंड फोर्थ करो, मतलब एक बार आगे जाओ, एक बार पीछे आओ, फिर एक बार आगे जाओ, एक बार पीछे आओ। ये प्रोसेस रिपीट करने बोलते हैं उसको बार बार। और वो विलियम डगलस को सिखाते हैं कि इनहेल कब करना है, एक्सहेल कब करना है। तो जनरली जो स्विमर होते हैं, जो आप लोग भी तैरते होंगे, वैसे मुझे तो तैरना नहीं आता है, फिर भी मुझे मेरे दोस्त ने सिखाया था कि जब पानी के अंदर जाओ तो एक्सहेल करो, सांस को छोड़ो, और जब पानी के बाहर आओ तो सांस को लिया जाता। तो यह चीज विलियम डगलस ने उसको सिखाया। और he thought देखिए यहां पे थोड़ा सा
प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पे थॉट नहीं होगा, यहां पे टॉट होगा, TAUGST। ही टॉट हिम डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ स्विमिंग, वो उसको स्विमिंग का डिफरेंट टेक्निक सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप, और उसको एक स्विमर बना देते हैं। क्या बनाते हैं? स्विमर बना देते हैं। और एक आयरन बार को पकड़ के, मान लीजिए स्विमिंग पूल है, ठीक है, मान लीजिए एक स्विमिंग पूल है, वहां पर आयरन बार को पकड़ लेना है और पैर को हवा में छोड़ देना है, और ऐसे ऐसे करके पैर को करने वो उसको सिखाते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 में। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा मेरी बातों को, एग्जाम में आएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका पॉइंट एंड पैनकेक्स है। स्टेफन स्पेंडर्स विजिट टू जेमिनी स्टूडियो वाज व्यूड एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बाय द जेमिनी फैमिली। तो स्टेफन स्पेंडर जब विजिट किए थे जेमिनी स्टूडियो में, तो ये उनका विजिट एक मिस्टीरियस विजिट था। क्यों, ऐसा क्या हो गया था? तो हाउ डिड अशोका मित्रन सॉल्व करते हैं इस मिस्ट्री को बाद में। तो सुनिए क्या होता है। जो स्टेफन स्पेंडर होते हैं ना, वो एक बहुत बड़े पोइट होते हैं, बहुत बड़े एडिटर होते हैं, ठीक है। तो वो विजिट करते हैं जेमिनी स्टूडियो, लेकिन वहां पे जितने भी लोग हैं जेमिनी स्टूडियो के फैमिली के लोग, वो उनको लगता है कि ये कौन है, एक नॉर्मल सा इंसान है। ड्यू टू द लैंग्वेज बैरियर, कम्युनिकेशन गैप, वो उनकी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको वैल्यू नहीं देते हैं। बट बाद में उनको पता चलता है कि ये एक बहुत फेमस पर्सन है, एक रिनोन्ड पर्सन है। और ये पता कब चलता है? जब अशोका मित्रन को पता चलता है कि एक बुक जो है इनके द्वारा लिखा गया है, और ये तो वही है जो कि इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं। तब तो अशोका मित्रन solved the mystery by discovering the real identity of Stephen Spender. He learned that Stephen Spender was famous, renowned poet, editor. Explain करते हैं उसका visit to Gemini Studio. Earlier जो family था Gemini Studio को, वो unable to communicate due to language barrier. उसका लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहा था। क्वेश्चन नंबर 24, और ये आप लोगों का आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट मैं अभी बस ये लास्ट क्वेश्चन करके खत्म कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा। 4 से 5 पार्ट में आप लोगों के पूरे बुक के क्वेश्चंस, चाहे वो 3 मार्क्स के हो या 5 मार्क्स के हो, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस कोई आम क्वेश्चंस नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI है आप लोग के लिए, ठीक है। हाउ वाज देयर ए ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जो जेमिनी स्टूडियो था उसमें एक नेशनल इंटीग्रेशन को शो किया गया। कैसे? देखिए, जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था, उसमें जो लोग काम करते थे वो डिफरेंट रिलीजन के थे, डिफरेंट कल्चर के थे, अलग अलग प्लेसेस से आए हुए थे, बट दे वर्कड एज ए टीम। और वो काम करते थे एक टीम के जैसा, एज ए होल, एक संपूर्ण के रूप में काम करते थे। ऐसा पर्टिकुलर कोई भेदभाव नहीं था, कोई आप लोग का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था किसी भी तरह का। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया, वो लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, बट फिर भी बहुत अच्छे से रहते थे। उन लोग का कल्चर अलग था, अटायर अलग था, फिर भी सब कुछ बढ़िया से चलता है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये आपके इंडिया को दिखा रहा है। इंडिया में क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। हम लोग अलग अलग जाते हैं, अलग अलग कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन फिर भी तो हम लोग यूनाइट हैं। तो यही चीज मेकअप डिपार्टमेंट में दिखाया गया है। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो रिफ्लेक्ट्स ए फिगर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब अखंडता। एज इट कंसिस्ट द पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, दे फॉलो डिफरेंट कल्चर, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, पुट डिफरेंट अटायर, बट वर्क एज ए होल इन जेमिनी स्टूडियो। ठीक है, तो ये आप लोगों के आज 24 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट पार्ट आप लोगों का कल आ जाएगा। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए डीडी पाठशाला के साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए आप और हाँ, और एक बात, अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग मैसेज कर देना, मैं आप लोग को PDF दे दूंगा जरूर। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ करके लिखने का। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। बंद कीजिए धर्मेंद्र जी।